हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के अंदर फेज वन में बहुत सारे बच्चों को क्वांट बड़ा टफ लगता है। उनके मन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाउट भी होते हैं कि यार पता नहीं कैसा पेपर आता है और उनमें से किस तरीके से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है या उनको सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी। इन सब सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कर लो। और प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर लेटेस्ट वाला हो यानी लास्ट ईयर वाला हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से नए टाइप के सवाल आ रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न क्या है पेपर का। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है कि टोटल 30 क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन थे, क्या उनको सोल्व करने की अप्रोच हो सकती थी। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी डिस्कस करूंगा कि ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक गुजारिश और करूंगा आप सभी से कि अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो ये वीडियो आपके लिए डबल इम्पैक्टफुल हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आप भी तो ट्राई करिए ना कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। और अगर आप भी ट्राई करेंगे और आपसे वो होगा या नहीं होगा, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे तो शायद चीजें और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो कॉपी पेन उठा लो, पानी वानी रख लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि एक एक चीज सोल्व करनी है भैया, ऊपर से तो जाना नहीं है। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे, तो पहला एक डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, और यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए, यानी इस डीआई पे टोटल 6 सवाल है। तो रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टेबल shows total number of employees male plus female in 4 different company KLMN. Table also shows percentage of male employee and female employee in these companies. The company's total number of employees male and female is x plus z % of employees. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कि ये जो टेबल है आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि टेबल आपको दे रखी है जिसमें कुछ डाटा मिसिंग भी है, कुछ डाटा वेरिएबल के फॉर्म में भी है। ऐसी चीजें हमेशा क्वेश्चन को लेंदी बनाती है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पेपर में आपके पास क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 25 मिनट है। इस 25 मिनट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, पहली 12 मिनट, लास्ट की 13 मिनट, फर्स्ट 12 मिनट एंड लास्ट 13 मिनट। तो फर्स्ट 12 मिनट में आपको डीआई वाला पार्ट टच नहीं करना, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं सोल्व करूंगा, मुझे तो आपको समझाना है, लेकिन फर्स्ट 12 मिनट में टच मत करिए। आप देखिए कि आसान सवाल कौन से हैं, इजी वाले क्वेश्चंस, और सिंगल लाइनर वैसे तो होंगे नहीं। अगर कुछ इजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पहले करिए, उसके बाद का टाइम डीआई पे लगाइएगा। ठीक है, चलो पहला डीआई सोल्व करते हैं। कंपनीज हैं KLM और N, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज यहां दिए गए हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल्स यहां दिए गए हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल यहां दी गई है। अब चीज को समझेंगे कहां से? देखो, मेरे पास सारी चीजें वेरिएबल की फॉर्म में है, लेकिन यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं वो एक एग्जैक्ट नंबर दिया है 500। तो अगर मैं यहां परसेंटेज ऑफ फीमेल देखूं तो ये 40% है, तो 500 का अगर 40% ले लें तो दैट इज 200। ठीक है, अब अगर 200 मेल फीमेल हैं, टोटल 500 में से मेल कितने होंगे भैया? 300। तो अगर 300 मेल है तो 500 का 300 कितने परसेंट है? 60% है। तो z की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? तो z की वैल्यू यहां पे 30% आएगी। ये लिख भी देता हूं मैं इधर। ठीक है, तो z कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 60% इज इक्वल टू 2z%, तो z कितना होगा? 30 होगा भाई, तभी तो सोल्व होगा। चलिए, तो z की वैल्यू 30 आ गई। अब मेरे पास बहुत सारा डाटा आसान हो जाएगा। जैसे ये k है, ये क्या है? 5/3 इंटू z², यानी 30 इंटू 30, तो 3 से गया 10, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1500 होंगे, जिसमें 20% जो है वो मेल है। तो अगर 20% मेल है तो दैट इज 300, 1500 का 20%, और अगर 1500 में 300 मेल है तो बाकी के 1200 फीमेल होंगी। ठीक है, और अगर मेल्स 20% है तो फीमेल टोटल 80% होंगी। ठीक है भाई, तो यहां पे आप देखोगे कि z की वैल्यू 30 है, तो अगर z 30 है तो फिर x 50 होगा, तभी तो ये 80% बनेगा। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 50। अब यहां पे एक नोट भी दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ y टू x इज 8:5। तो अगर y और x का रेशियो 8:5 है और x की वैल्यू 50 है, तो 8 की वैल्यू 80 होगी भाई, y की वैल्यू 80 होगी। अगर y की वैल्यू 80 है तो अब सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। कैसे? अब यहां देखो, x अगर 50 है तो 8 + 50, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 850 होंगे, जिसमें y % y कितना? 80,
तो ये 80% है। अगर मैं 80% लूँ 850 का, तो 8 5 जा 40, ठीक है भाई। तो ये जीरो भी कैंसिल, 100 से लेना है हमें, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64 और 4 680, ठीक है। तो अब यहां पे ये बच गया कितना 170, क्योंकि टोटल इंप्लॉयज 850 और आपका मेल कितना 680, तो फीमेल कितना 170, और परसेंटेज में ये कितना होगा 20%। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू 80 आई है, तो ये 80 है, तो फीमेल 20 होगी। क्लियर है? अब y की वैल्यू 80 आ चुकी है, तो यहां भी रख दो भाई n कंपनी में भी। तो 15 इंटू 80, 1200 माइनस 200, तो ये हो गया 1000। अब x माइनस 5%, तो x कितना है 50, 50 माइनस 5, 45% आपको लेना है। तो 1000 का 45% इज 450, तो बाकी की क्या होंगी फीमेल, यानी 550, और e की वैल्यू कितना होगा 55%। क्यों होगा? क्योंकि मेल जो है वो 45% है, तो ये 55। तो पूरा डाटा ऐसे करके सोल्व हो जाएगा। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो हमें बारी बारी से देखने हैं और उनको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये डीआई आसान था इस पेपर के अंदर, 3 डीआई थे टोटल, तीनों में ये वाला थोड़ा इजी था। बट वही है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे ना, और चीजों को इस तरीके से समझ के नहीं गए होंगे, परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर नहीं बनेगा भाई, है ना। चलो देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन कंपनी पी, एक कंपनी पी आ जाती है नई, इसके अंदर जो फीमेल इंप्लॉय है दैट इज 4.5 वाई, और वाई की वैल्यू कितनी थी 80, तो 4.5 इंटू 80, आप देख लीजिएगा वाई की वैल्यू 80 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉयज इन कंपनी पी इज, जो मेल इंप्लॉय है दैट इज 3x, और x की वैल्यू थी 50, तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज इन कंपनी के टू कंपनी पी। रेशियो बताना है कंपनी के का कंपनी पी के साथ। तो पी के निकालो पहले, 4.5 इंटू 80, ये बन गया 360, ठीक है, और ये बन गया 150, तो ये टोटल हो जाता है 510, और के जो इंप्लॉय है वो हमें पता है दैट इज 1500, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा, 0 से 0, 3 से जाएगा 50, 3 से जाएगा 17, तो 50:17 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो सेकंड क्वेश्चन आप भी सोल्व करें साथ के साथ, और चैट विंडो ओपन है आपके लिए, अपना क्वेश्चन आप टाइप करिएगा, अपना जो भी आंसर है प्लीज। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन एल, ठीक है। फीमेल इंप्लॉयज इन एल कितना है 170, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉयज इन कंपनी एम। तो कंपनी एम के अंदर जो मेल इंप्लॉय है दैट इज 300, ठीक है भाई। तो 170/300 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 0, 3 से जाएगा 5, 15, फिर 3 से जाएगा 6, तो 56.66 कह लो या 56.67 कह लो, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एन वर्क इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट HR एंड सेल्स आर इन द रेशियो। एन के अंदर जो टोटल इंप्लॉयज हैं वो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दैट इज HR एंड सेल्स, और जो रेशियो है इनका दैट इज 8:7। तो टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉयज, मेल की बात हो रही है सिर्फ, तो ये कंपनी एन है, और एन में जो मेल इंप्लॉयज है दैट आर 450, ठीक है। तो एन की वैल्यू 450 है, क्योंकि यहां सिर्फ मेल इंप्लॉयज लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर मेल इंप्लॉय, अब ये 8 + 7 15, 15 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 30, तो ये 210 होंगे और ये 240 होंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन एन वर्क इन सेल्स, एन के अंदर जो फीमेल इंप्लॉय हैं ये HR और सेल्स अगर यहां भी लूं, तो वो कह रहा है कि जो फीमेल इंप्लॉय इन एन वर्क इन सेल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ मेल इंप्लॉयज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। तो यहां 210 है, तो इससे 20% मोर, मतलब इसका 20% 42 होगा, तो दैट इज 252, है ना। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, ठीक है। अब HR डिपार्टमेंट, और ये बात भी मेंशन है यहाँ कि टोटल इंप्लॉयज इन एन वर्क इन ओनली 2 डिपार्टमेंट, 2 ही डिपार्टमेंट है। तो फीमेल ये देखो कि टोटल इंप्लॉयज कितनी है, कंपनी एन के अंदर फीमेल है 550, तो अगर टोटल 580 है, 550 में 252 तो यहाँ वर्क करती हैं, तो यहाँ कितनी बची भाई 298 आई थिंक, ठीक है, 300, ठीक है, इतना ही होगा। तो अब हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना कि HR में काम करने वाले मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो 298 माइनस 240, तो दैट इज 58। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
इफ r इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस ई प्लस जेड प्लस 9। थोड़ी पेशेंस के साथ वीडियो देखना, क्योंकि लंबी वीडियो होगी, पेपर सच में मुश्किल है। और इसकी कट ऑफ अगर 7.5 है तो आप सोच के देखो कि उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी जो एग्जाम दे करके आए हैं और जिनका क्वांट इतना अच्छा नहीं है। तो आप इस पेपर से सीख लीजिएगा कि आप आने वाले एग्जाम में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्वांट को इग्नोर नहीं कर सकते आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में। ठीक है, चलो तो r इज इक्वल टू किसके, रूट ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू है 50, ई की वैल्यू है 55, जेड की वैल्यू है 30 और ये 9। ये कहां से आए, ये यहां से आए। ये सारे के सारे हमने सोल्व किए हुए हैं। एक्स 50 है, ई 55 है और जेड 30 है। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखोगे तो ये बन जाता है 30, 50, 80, 144। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 80 है, तो 80 बाई r कितना है 12, तो 4 से सिंप्लीफाई होगा 3, 4 से गया 20, तो दैट इज इक्वल टू 6.67%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपनी के 2e number of males and 2.5x number of female resign from the company, then find the total number of remaining employees in the company K। तो पहले कंपनी के में टोटल देखो मेल और फीमेल कितने हैं। अब चलिए भाई कंपनी के पे चलते हैं। मेल इंप्लॉई है 300, फीमेल है 1200। ठीक है, मेल इंप्लॉइज आर 300, फीमेल है 1200। अब वो कह रहा है कि 2e नंबर ऑफ मेल्स, तो मेल्स में 2e, ई की वैल्यू 55 है तो 110% रिजाइन कर देते हैं। 2.5x नंबर ऑफ फीमेल 2.5, x की वैल्यू 50 है तो यहां से 125 पीपल रिजाइन कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां 1500 है, उसमें से जो रिजाइन कर दिया दैट इज 110 एंड 125, इट बिकम्स 235। तो माइनस करेंगे तो 1265 पर्सन्स आर देयर इन द कंपनी, अभी भी जो है काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Coming to the question number 6, find the ratio of the average of male employees from company K, L, M and N। Average of the male employee K, L, M, N। तो एवरेज अगर मेल इंप्लॉय की बात करूं तो K में 300 है, ये 680 है तो 980, और ये 300 तो 1280, 1280 और 400 1680 और 15 तो 1730। ठीक है, तो टोटल 1730 हो गया। एवरेज इनकी इतनी होगी डिवाइड बाय 4। एंड द एवरेज ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन के एल एम एन, तो फीमेल इंप्लॉय कितनी होगी भाई, तो यहां पे देखोगे ये 1200 है, ये 170 है, इट्स 1370, 1570, 1570 और 15 2070, तो 2120, 2120 टोटल है और डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, माफ करिएगा मैं बीच में फोन शायद साइलेंट करना ध्यान नहीं रहा था मुझे, सॉरी। आ जाइए, ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो 173 रेशियो 212 बचेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ। क्लियर है भाई। तो ये एक ज्यादा मुश्किल डीआई नहीं था, बट वही है ना, जब पेपर में समय की सुई घूमती है ना, ठीक है, तो वो 25 मिनट ऐसा लगता है कि यूं चल रही है। आज तो 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं है, आज तो 1 मिनट में जैसे 30 ही सेकंड है। तो वो प्रेशर जो है, उस प्रेशर में चीजों को डील करना मुश्किल है, और ये पेपर आपको सिखा रहा है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कार्स है, 2 कार्स है P एंड Q। ठीक है, P एंड Q स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है भाई, अब 2 कार्स हैं P और Q। अब यहां पे ले लेते हैं हम इस तरीके से, मैंने कहा कि ये कार P है, ठीक है, ये कार Q है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम स्टेशन देहरादून एंड बेंगलोर। ये देहरादून है, ये बेंगलुरु है। ठीक है, कार P रीचेज बेंगलुरु इन 10 आवर्स। ठीक है, कार जो P है यहां से यहां तक जाने में ये कार 10 आवर्स लेती है। ठीक है, एंड कार while car Q takes 9 hours to reach देहरादून आफ्टर मीटिंग कार P एट लखनऊ। अब इनकी बीच रास्ते में यहां मुलाकात होती है, मान लीजिए ये लखनऊ है। ठीक है, यहां के बाद जो कार Q है, कार Q यहां से यहां तक जाने में ये कार Q है, इसको 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कार Q को 9 आवर्स लगते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ टोटल टाइम टेकन बाय कार Q टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलुरु टू देहरादून इज T आवर्स। ठीक है, कार Q को अगर यहां से यहां तक जाने में
टी आवर्स लगते हैं कार क्यू को, तो फिर यहां से यहां तक जाने में कार क्यू को कितना टाइम लगता होगा? टी माइनस 9 आवर्स, क्योंकि यहां से आगे जाने में 9 आवर्स लेती है पूरा टी, तो टी माइनस 9 आवर्स, ठीक है। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब एक बात समझो, अगर मैं बोलूं यहां से कि कार जो आपकी ये वाली कार है, अगर सिंपली इसको मैं बोलूं कि ये जो देहरादून से बेंगलोर जा रही है कार पी, इस कार पी को, ये कार पी है, इसको एक्स आवर्स लगते हैं, तो आगे इसको यहां से यहां तक जाने में टोटल 10 में से x, तो 10 माइनस एक्स आवर्स लगते होंगे, ठीक है, टोटल 10 माइनस एक्स आवर्स लगते होंगे। अब अगर कार P को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में x आवर लगते हैं और कार Q को ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 9 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कार Q को, अब अगर सिंपली ये समझा जाए कि कार Q को यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, P को 10 माइनस एक्स आवर्स लगते हैं, 10 माइनस एक्स आवर्स, ठीक है। और इस कार को यहां तक आने में तो सेम ही टाइम लग रहा था भाई। एक बात सिंपल सी बताओ ना, ये मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं कि कार P जितने टाइम में यहां से यहां तक आई है, कार P जितने टाइम में यहां से यहां तक आई है, उतने ही टाइम में कार Q यहां से यहां तक आई है, क्योंकि बेंगलुरु से चल के लखनऊ मुलाकात होती है ना, तो कार P को देहरादून से लखनऊ में जितना टाइम लगा, कार Q को बेंगलुरु से लखनऊ में उतना ही टाइम लगा, तभी तो मुलाकात हुई होगी, दोनों सेम टाइम से ट्रेवल करती है ना, ये देखो। तो ये 10 माइनस एक्स लगा, ठीक है, और इसको कितना लगेगा? एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? मतलब यहां रेशियो बन गया ना, इक्वलिटी, कार P का टाइम, ठीक है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, और कार Q का टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। फिर कार P का टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में और कार Q का टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ये इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 9x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, मैं सिंपली सोल्व कर देता हूं, 15x और 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 15 और ये माइनस का 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का यही एक तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैंने आपको सीधा सीधा समझा दिया। तो x की वैल्यू 6 और माइनस 15 आई, माइनस 15 तो ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। और अगर x की वैल्यू 6 होगी तो फिर बाकी चीजें भी निकल जाएंगी भाई, ठीक है। बाकी चीजें कैसे निकलेंगी? अगर x की वैल्यू 6 है, ये टाइम तो x ही लग रहा है ना, इक्वल ही है ना, तो t माइनस 9 जो है वो इक्वल टू x ही है, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t माइनस 9, x की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 9, तो t की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, हमें भी नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखो कि t प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है। तो t कितना है? 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये 16 और ये 4 स्क्वायर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। t इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पर t इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर आपको मालूम है क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स का सम अगर उसी के इक्वल आ जाए। जैसे 15 है, t 15 है, तो 15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5। तो आप इन सब नंबर्स का अगर सम करते हो तो 9 आता है, ये 15 के बराबर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये राइट है हमारी तरफ से। और t इज एन इवन नंबर, t इवन भी नहीं है, ये भी राइट है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो दैट इज वाई ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 एंड 3, ठीक है। बोथ 2 एंड 3 ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? इनकरेक्ट है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन दूसरा डीआई है, इसी में पूछा गया पेपर में, जिसमें डायरेक्शन 8 to 12 नंबर क्वेश्चन के लिए है। ये भी अच्छा डीआई है, ये अच्छा डीआई है, मुश्किल है पिछले वाले से, ठीक है। तो ये ध्यान से सोल्व करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। देयर आर 3 मैन्युफैक्चरर ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट बैग एंड बोतल, ठीक है। बैग और बोतल दो मैन्युफैक्चर करते हैं, 3 मैन्युफैक्चरर है ए, बी और सी। तो टेबल तो बनानी पड़ेगी, कैसलेट डीआई है भाई,
ठीक है, अगर टेबल इस तरीके से बनाता हूं तो क्या ले लें, इधर मैन्युफैक्चरर ले लें, इधर प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, ये प्रोडक्ट ले लिया हमने, ये दो प्रोडक्ट है, क्या है, बैग है और बोटल्स है। फिर यहां पे ये तीन अलग अलग वेराइटी भी हैं। तीन अलग अलग वेराइटीज क्या हैं कि कुछ सोल्ड है, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर, कुछ तो मैन्युफैक्चर हुए होंगे पहले। ये पहले मैन्युफैक्चर कितने हुए, उसमें से सोल्ड कितने हैं और अनसोल्ड कितने हैं। तो सेम फॉर द बोटल्स। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस, समय लगेगा सोल्व करने में। ठीक है, मेरा काम है भाई, मुझे तो सोल्व करके ही देना है, तभी तो ये क्लास रखी है। आप पेपर में अवॉइड कर सकते हो ऐसे सवालों को, लेकिन जो सोल्व करना चाहे वो कैसे करेगा। अब तीन कंपनीज हैं, तीन मैन्युफैक्चरर है, ए बी और सी। तो यहां ले लिया ए बी और सी। ठीक है, तो ये टेबल बन के रेडी है। अब चीजों को सोल्व करते हैं वन बाय वन, थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखिएगा। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो बैग एंड बोतल मैन्युफैक्चर बाय ए इज 9:5। ए बैग एंड बोतल, अगर ये 9x है तो ये 5x है। ठीक है, तो टोटल मैन्युफैक्चर यहां कितना हुआ, 14x। क्लियर है, चलो आगे। द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, इसकी बात हो रही है, इज 25% ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। तो यानी 5x का 25%, तो ये हो गया 1.25x। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखो, नंबर ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 1500। सी ने जितनी बोतल मैन्युफैक्चर करी वो है 1500। द नंबर ऑफ बोटल सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ बोटल सोल्ड बाय ए, अगर मैं ये कहूं कि ये Z है, ठीक है, इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सोप ए एंड बी। अब यहां से और यहां से जितने लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए होंगे वो Z की वैल्यू आएगी, ये बात याद रखिएगा। यानी Z इसमें से और इसमें से कोई एक आना है। क्लियर है, चलो आगे। द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी एंड सी आर इक्वल एंड अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, कि बैग जो सोल्व हुए हैं बी और सी में ये इक्वल भी हैं और ये मल्टीपल ऑफ 5 भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी कंडीशन दी है यहां, देखते हैं आगे कैसे सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी इज 1/5 टाइम द अनसोल्ड बोतल बाय बी। ठीक है, अब नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी, नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी ये, ठीक है, ये जो भी है। अब ये द अनसोल्ड बोतल बाय बी, बी की अनसोल्ड बोतल, अगर मैं कहूं कि ये 5y है तो ये सिर्फ y है, तो ये भी y होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनसोल्ड बोतल बाय बी एंड सी आर सेम, अनसोल्ड बोतल ये 5y है तो ये भी 5y है। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल्स ऑफ ऑल द सोप्स लाइज बिटवीन 1000 एंड 3000। ये जो वैल्यूज हैं ये 1000 और 3000 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये कहानी यहां पे दी गई है। अब इन चीजों को बनाना है, देखते हैं अब ये कैसे बनेगी भाई। ठीक है, कौन सा क्लू है, कहां से शुरू कर सकते हैं पता नहीं, ये भगवान जाने, पर बनाते हैं जैसे तैसे करके, जो भी दिया होगा। यहां बताया गया टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड प्लस टोटल प्रोडक्ट अनसोल्ड। ठीक है, और यहां पे बताया गया है तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द सोप्स, सारी सोप्स में इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो अगर ये 14x है तो ये भी 14x होगा और ये भी 14x होगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बोटल सोल्ड एंड अनसोल्ड ए इज 500। सोल्ड एंड अनसोल्ड बोटल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500 है। तो कहानी का क्लू यहीं पे है भाई। अब अगर यहीं पे है तो फिर ये Z क्या आया था यहां पे, ये कुछ दिया हुआ था। अच्छा, इन दोनों में से कुछ एक था, ठीक है, जो यहां पे आएगा, लीस्ट नंबर आएगा।
ठीक है, जेड जो है वो ए और बी में से लीस्ट नंबर है। चलो ठीक है, अगर ये कहानी है तो अब एक सिंपल सी चीज ये भी है यहां पे, अगर मैं इतना सोच के चलता हूं कि ये अगर लीस्ट नंबर है, कि अगर ये वैल्यू y है, सोल्ड अनसोल्ड होगा, ये 1.25x है, और इससे बड़ी तो नहीं आएगी ये वैल्यू, इससे छोटी तो नहीं आएगी, इससे बड़ी आएगी, पर वो कैसे प्रूव करें, ये बड़ा संकट है। अगर मैं बोलूं कि ये मैन्युफैक्चर है 1500, तो यहां होगा 14x माइनस 1500। ठीक है, और तो दो ही तरीके हैं हमारे पास अब सोल्व करने के, या तो इसको z लेके चले, अगर ये 14x माइनस 1500 है, या इसको z लेकर के चलें, तब तो सोल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, या और कोई क्लू निकल के आ सकता है हमारे सामने। एक चीज ये भी है कि अगर ये टोटल 14x है और यहां पे बैग मैन्युफैक्चर्ड 1.25x है, तो ये बन गया 12.75x। ठीक है, और ये 5y है, तो ये बनेगा ही नहीं उस तरीके से। इतनी तो चीजें आ गई हैं। अगर मैं लीस्ट नंबर यही लेके चलता हूं, चलो 1.25x, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, बट अगर 1.25x ही लेते हैं अगर ये वैल्यू, तो यहां सोल्ड भी 1.25x होंगी, और जो अनसोल्ड बचेगी वो 3.75x होगी। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 500 है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 3.75x माइनस 1.25x, ये 500 है, तो ये कितना आ गया 2x, 2.5x, तो 2.5x की वैल्यू 500 है, तो x की वैल्यू 200 होगी। अब इससे बन सकता है, देखते हैं, अगर x की वैल्यू 200 है, तो ये कितना हो गया भाई, 2800 हो गए टोटल प्रोडक्ट। तो पर ये लिया क्यों हमने, क्या दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं? अब ये सेटिस्फाई कर भी रहा है ना इसको, अगर x की वैल्यू 200 आती है, तो ये देखो ये कितना बन गया 250, और ये कितना बन गया 1300। ठीक है, 14 दूनी 2800 माइनस 1500, 1300, तो सेटिस्फाई कर रहा है, बस फिर यही ठीक है, एक को लेना था हमने, यही उठा लिया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड 1800, तो ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड है दैट इज 1000, और ये 200 यहां पुट करोगे तो 150, 12, 2550, और ये 1500, तो यहां पे सोल्ड 1.25x है, तो यानी 250 सेल हुआ, तो फिर 750 सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड है। ठीक है, अब यहां पे ये बच गया, ये कितना अनसोल्ड है। अब y की वैल्यू, अब यहां पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये इक्वल है। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है और मल्टीपल ऑफ 5 है। अब इतना तो क्लियर है, अगर टोटल मैन्युफैक्चर 250 हुआ, ठीक है, अगर टोटल मैन्युफैक्चर 250 हुआ, तो ये 250 से लेस होगा, और 250 से लेस परफेक्ट स्क्वायर 5 के मल्टीपल क्या बनते हैं, एक तो 25 बनता है, एक 100 बनता है, और क्या बनता है भाई 25, 100, और एक क्या बन सकता है 225, 15 का स्क्वायर भी होता है, 5 का, 10 का, 15 का, इन्हीं का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो अब इनमें से अगर मैं वैल्यू पुट करूं कोई भी, अगर मैं y की वैल्यू सपोज 25 लेता हूं, अगर y की वैल्यू 25 लेता हूं मैं, तो 25 लेने के बाद ये कितना आएगा अनसोल्ड 125। ठीक है, अब 125 अनसोल्ड, उसने तो बोला है कि 1000 और 3000 के बीच में है, तो 25 तो नहीं ले सकता मैं। अब अगर मैं 100 लेता हूं, कि y की वैल्यू अगर 100 है, तो अगर ये 100 है तो यहां 500 होगा। ये सोल्ड थी कि अनसोल्ड थी, ये 5y सोल्ड थी कि अनसोल्ड थी, ये भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल्स ऑफ ऑल द सोप्स है भाई, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड। ठीक है, लेकिन फिर तो ये भी हो सकता है ना, फिर एक बार देख लेते हैं, अगर 5 लें, 25 लें,
तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। फिर 25 फिर से चेक करो, 750, 25 5 जा 125 और 25 5 जा 125, तो ये 1000 बनेगा। बट वो 1000 और उसके मिडल में है, तो 25 तो कैंसिल हो गया। तो 100 से चेक करें, अगर ये 100 है, ठीक है, तो ये भी 100 होगा, तो 100 इंटू 5 500 और ये भी 500, तो ये बन रहा है पूरा 1750। और अगर 225 ले तो 225 इंटू 5 कितना होगा भैया, 125, 125 1000, 1125 और ये भी 1125, तो ये हो गया कितना 2250 और वो 750, तो पूरा 3000 बन रहा है। नहीं, ये 100 ही सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू 100 है, ये 500, ये 500। तो अब यहां पे जो चीजें बच गई, अब देखो ये 250 मैन्युफैक्चर हुए, सोल्ड 100 है, तो 150 अनसोल्ड होंगे। 1300 माइनस 100 ये 1200 अनसोल्ड होंगे। 1500 माइनस 500 1000 सोल्ड होंगे। 2550 माइनस 500, तो यहां पे कितना 2050। अब यहां सोल्ड अनसोल्ड कुछ मिला नहीं हमें, ठीक है, तो ये बच गया, बाकी सारी चीजें तो सोल्व होगी मुझे लगता है। अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही ज्यादा आइडिया आ जाएगा। अब बाकी तो यहां कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए टू बी इज 25 रेशियो 43 एंड अनसोल्ड बैग ऑफ ए इज 60% मोर देन बैग सोल्ड बाय डी। ठीक है, बैग सोल्ड बाय डी, और डी यहां दिया नहीं हुआ, डी तो है ही नहीं, एबीसी है सिर्फ सिंपल। चलो तो पहले इसी को देख लो कि द रेशियो प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए टू बी। अब ए टू बी, अब मैं कहूं कि यहां सोल्ड जो है वो एम है, सपोज मान लिया एम है, तो ये हो गया एम प्लस सोल्ड ए, यहां कितना है 250, और बी में सोल्ड कितना है भाई, बी में ये 100 है बैग, और बोतल कितनी है 2050, तो ये बन गया 2300, 100 और 2150, 2150, और ये जो रेशियो है ये 25 रेशियो 43 है। अब इसको सोल्व करो भाई, कैलकुलेशन तो बहुत होगी, बनाते हैं पर और कोई इलाज भी तो नहीं है ना। 43m प्लस ये उधर जाके माइनस होगा, तो उधर ही ले जाओ, 2500 25 5 125, 25 12 37, 3 25 दूनी 50, 53750, 43 से करोगे ये 0, 25 3 जा 75 7 107, तो ये बच गया कितना 4 3, तो m की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 1000। अब आगे क्या कह रहा है देखो कि एंड अनसोल्ड बैग्स ऑफ ए इज 60% मोर देन द बैग सोल्ड बाय डी। बैग सोल्ड, डी के सोल्ड बैग और ए के अनसोल्ड बैग। ठीक है, अब ए के अनसोल्ड कितने होंगे, क्योंकि टोटल 1800 है और सोल्ड आगे 1000, तो अनसोल्ड कितने होंगे 600, सॉरी 800, तो ये आ गया अनसोल्ड 800। अब यहां पे सोल्ड कितने हैं डी में, क्योंकि ये जो अनसोल्ड है ए के ये 60% मोर है, तो अगर ये 100 है तो ये 160 है, तो ये इंटू 5 है, तो यहां डी के सोल्ड बैग 500 होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द अनसोल्ड बैग ऑफ डी आर 40% मोर देन दैट ऑफ बी। अनसोल्ड बैग ऑफ डी, डी के सोल्ड तो आगे कितने 500, तो अनसोल्ड कितने होंगे डी के, ये 40% मोर देन दैट ऑफ बी है, तो बी के अनसोल्ड बैग कितने हैं 150, और 150 से ये 40% अबव है, तो 40% इसका 60, तो ये हो गया 210। ठीक है, तो अब ये टोटल, अब वो क्या कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, तो 500 और 210 ये हो गया 710, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बोतल सोल्ड बाय सी। बोतल सोल्ड बाय सी इज 1000, तो 710 1000 का कितने परसेंट है 2010, तो 71% है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, if the ratio of total product sold to total bottle sold by all the soaps is 4:3। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड
टू द टोटल बोतल सोल्ड। तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड कितने हैं भैया, देखो 28 28 28, ठीक है टोटल प्रोडक्ट। अच्छा सोल्ड बोला है, सॉरी, तो सोल्ड तो ये 100, ये 100, 200, और यहां पे कितना होगा 250, और ये 50, 300, 2300 और 3300, 3300, 34, 3500। तो टोटल प्रोडक्ट जो है 3500 प्लस एम है, ठीक है। यहां थोड़ा बोला है ऐसा, जो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड है वो 3500 प्लस एम है, ठीक है। और ये सोल्ड टू 4:3 है। टोटल बोतल सोल्ड बाय ऑल द सोप्स, तो ऑल द सोप्स टोटल बोतल कितनी सोल्ड हुई है 3300, 3300 बोतल सोल्ड। तो इंटू 1100 हुआ होगा, तो इधर भी इंटू 1100 होगा, तो ये 4400 बनेगा। तो m की वैल्यू यहां कितनी आई 900, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द अनसोल्ड बैग्स ऑफ ए। तो टोटल 1800 है बैग मैन्युफैक्चर ए के, 900 सोल्ड है तो 900 अनसोल्ड होंगे। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड बोतल ऑफ बी, अनसोल्ड बोतल ऑफ बी कितनी है 500। तो 900 500 का कितने परसेंट है 20, परसेंटेज के लिए 100 तो 180% है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ ईच बैग एंड ईच बोतल इज रुपीज x and x plus 10 and total revenue generated by C and A by selling is this, C and A। तो अब पहले A फिर C। अब A के टोटल 1800 है, ठीक है। अब इसमें बैग कितने हैं कि बोतल सोल्ड कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं कि M है, ईच बैग एंड ईच बोतल इज रुपीज x, बैग की x कीमत है और बोतल की है x plus 10, ठीक है। तो अगर यहां m सोल्ड हुए हैं बैग, और बोतल कितनी है, बोतल कितनी है 250, ए की 250, और सी में बैग और बोतल कितने हैं, सी में बैग है 100 और बोतल है 1000, 100 और 1000, ठीक है। तो देन फाइंड द बैग अनसोल्ड बाय ए। अब यहां बैग तो x हो गया, तो ये हो गया mx, ठीक है। और बोतल 250 है, तो 250 x प्लस 2500, और अगर यहां से देखूं तो 100x प्लस 1000 इंटू दिस, तो 1000x प्लस 10,000 दैट इज 21,000, ठीक है। अब ये भी नहीं कटेगा ना, एम अलग अलग ले लिया हमने। बनाओ, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। Total cost of each bag and each bottle is x and x plus 10 and total revenue generated by C and E by selling is same। अरे यार टोटल नहीं है, सेलिंग इज सेम है यार। तो इस इधर से देख लो ना पहले, तो इधर से कितना हो गया, कितनी बड़ी गलती कर दी थी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कंफ्यूजिंग है, ऐसे सवाल आपको पेपर में तो छोड़ने पड़ेंगे, बट ये देखो एक वर्ड मिस कर दिया हमने सेम, और उसकी वजह से कितना बवाल हो गया था। तो ये b, ये हो गया 100x और ये हो गया 1000x प्लस 10,000 दैट इज इक्वल टू 21,000। तो ये उधर जाके 11,000 बचेगा, तो ये 1100x इज इक्वल टू 11,000। तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये 10 और ये 20। तो अगर यहाँ से m है m, तो 10m हो गया। अगर बैग सोल्ड m है a में और बोतल 250 है, तो 250 इंटू बोतल का प्राइस 20 है, दैट इज इक्वल टू 21,000। तो ये 10m इज इक्वल टू ये बन गया कितना
5000 उधर जाके माइनस होगा तो 16000, तो m की वैल्यू आ गई 1600। ठीक है, तो अगर टोटल मैन्युफैक्चर्ड 1800 है बैग ए के द्वारा, तो 1600 सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितने बचे 200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैग सोल्ड बाय ए, अब पूरा ए में घुमा रखा है और ए में दिया नहीं हुआ डाटा। ये बड़ी खास बात थी इस सवाल की कि पूरा ए में घुसाते जाओ बस। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैग सोल्ड बाय ए इज 20% मोर देन द अनसोल्ड। अब ए में जितने भी बैग हुए हैं, सोल्ड हुए हैं बैग्स, डिफेक्टिव बैग सोल्ड, अब ए में बैग और डिफेक्टिव सोल्ड, ठीक है, वो कितने हैं 20% मोर देन द अनसोल्ड बैग्स बाय सी। सी के अनसोल्ड बैग कितने हैं 1200, 1200 से 20% मोर है, तो 1200 प्लस 240, तो ये हो गया टोटल 1440। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बैग्स सोल्ड बाय ए इज 240 लेस देन द बैग्स अनसोल्ड बाय ए। ठीक है, अब अगर बैग सोल्ड हुए हैं वो m है और अनसोल्ड कितने होंगे भाई 1800 माइनस m। ये तो अब याद ही हो गया ना, बार बार ए को सोल्व कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर 1800 है, सोल्ड m है, तो अनसोल्ड कितने होंगे 1800 माइनस m। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझो कि द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बैग सोल्ड। अब बैग सोल्ड कितने हैं m, जिसमें डिफेक्टिव है कितने 144, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे m माइनस 1440। ये नॉन डिफेक्टिव बैग सोल्ड बाय ए है, जो कि 240 लेस है देन द बैग अनसोल्ड बाय ए। ठीक है, अनसोल्ड बैग कितने हैं 1800 माइनस m, इससे 240 लेस है ये। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहां। अब इसको सोल्व करो तो ये कितना बनेगा भाई, तो m इधर आके m पॉजिटिव हो गया 2m, 1800 माइनस 240 ये बचा 1560, ये उधर जाके ऐड हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3000 है बाय 2, तो m की वैल्यू आ गई 1500। तो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द बैग सोल्ड बाय ए इज हाउ मच मोर और लेस देन द बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। तो बैग सोल्ड कितने हैं 1500, ठीक है, और बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी कितनी है, बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी है 1500। ठीक है, तो 1500 1500 ये इसका कितने परसेंट है, पूरा 100% है भाई। नहीं, हाउ मच मोर और लेस, मोर और लेस बोला है, तो मोर और लेस तो फिर बराबर है, तो 0 है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोर और लेस बोला है, परसेंटेज नहीं पूछा। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी सी। ठीक है, टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी सी, तो एबीसी ने कितने बैग मैन्युफैक्चर किए 1800, 250 और 13, तो ये 31, तो 3350, 3350। टोटल अनसोल्ड बोतल ऑफ एबीसी, अनसोल्ड बोतल ये रही 75055, तो 1750, 1750, 0 से 0, 5 से जाएगा 5, 6, 5, 7, 5 से गया 35, तो 67:35, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा लेंथी था, बहुत टाइम लगा, बट मुझे सोल्व करवाना था ना। आपको पेपर में ये डीआई स्किप करना पड़ेगा, आपके पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, वरना आप वहां 25 मिनट इसी में खराब कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे डीआई को थोड़ा देखिए, और ये प्रैक्टिस से होंगे भाई, घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो पेपर में जाके पता चलेगा कि इसे स्किप कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 16 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। इस टाइप के सवालों को आपको पहले टच करना चाहिए, जो ये अभी स्क्रीन पे आपके। ठीक है, क्योंकि पेपर में आसान तो कोई नहीं होगा, सारे मुश्किल ही होंगे। अब देखो, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू क्वांटिटीज एज क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, you have to determine the relationship between them and give an answer accordingly। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बोट ए कैन ट्रेवल d किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 108। ठीक है, बोट ए है, ट्रेवल करती है d किलोमीटर अपस्ट्रीम 108 मिनट में। while the boat can cover d स्क्वायर किलोमीटर, यही बोट ए है, ठीक है, d स्क्वायर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन d आवर एंड 12 मिनट। तो d प्लस
12D/60 आवर्स, टोटल आवर्स। इसको भी आवर्स में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 60, ये भी इतने आवर्स हो गए। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड इज व्हाट परसेंट मोर देन द स्पीड। सारा खेल किसका है, अगर डी आ गया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि स्टिल वाटर में अगर स्टिल वाटर में स्पीड एक्स है और रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ स्ट्रीम कह लो, वो वाई है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां डी किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डी बाई एक्स माइनस वाई, टाइम कितना लगता है 108/60 आवर्स। और अगर यहां देखूं तो डी स्क्वायर बाय कितना, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना, एक्स प्लस वाई, और दैट इज डी प्लस 12D/60 आवर्स। ठीक है, अब यहां से अगर 12 से काट दो 9, 5, तो ये बन गया d इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस वाई। यहां से देखूं तो डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर ये 12 से गया 1, 5, तो ये बन गया 6/5 डी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये डी से डी कैंसल, तो यहां से डी आ गया 6/5 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये डी और ये डी इक्वल होंगे, तो मतलब 9/5 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 6/5 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 9x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 6y, तो 3x इज इक्वल टू 15y, तो x बाय y दैट इज 15/3, यानी कि 5:1। ठीक है, अगर इसी अनुसार चलें तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, x माइनस वाई यानी कि 4, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, x प्लस वाई यानी कि 6। ठीक है, अब जो भी पूछा है वो चीजें हम सोल्व कर सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे। देखो क्या है, पहला क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द, या यहां सोल्व कर लें क्वांटिटी 1, 2 यहां कर लेंगे। ठीक है, कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी है स्पीड, x, दैट इज कितना 5, इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 1, तो ये इससे कितना ज्यादा है 4, तो 4/1 कितने परसेंट होगा, 400%। तो क्वांटिटी 1 से हमें मिला 400%। अब क्वांटिटी 2 पे आ जाओ, इफ द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 60% मोर देन दैट ऑफ बोट ए, तो स्टिल वाटर में यहां स्पीड 5 है, तो 5 का 60% 3, तो यहां 8 होगी। And boat B can row in the same river as boat A, then the downstream speed of boat B is what percent of the speed of boat A in still water। तो मतलब स्ट्रीम की स्पीड सेम है, अगर सेम रिवर में फ्लो कर रही है तो ये 1, तो वो कह रहा है कि then the downstream speed of boat B, तो बोट बी की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 9, दोनों का सम हो जाएगा, is what percent of the speed of boat A in still water। बोट A in still water कितनी थी 5, तो 9 जो है वो 5 का कितने परसेंट है, तो 5 से गया 20, 180% है। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 से 180, क्वांटिटी 1 से 400, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, साथ के साथ सोल्व करना है भाई। ठीक है, और बीच में सच बताऊं तो प्यास लग गई है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5% per annum सिंपल इंटरेस्ट फॉर R years एंड रिसीव्स 18,000 एज इंटरेस्ट। अब 18,000 इंटरेस्ट मिलता है किस पे, 40,000 पे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं इनटू 100, 30 से 30, 20 से गया 2, 20 से गया 5, तो 2 से गया 9, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 45% है। ठीक है, अब जो मेरी रेट है वो 5R% है, और जो मेरा टाइम है वो R है, तो टोटल इंटरेस्ट तो इतना ही होगा, दैट इज इक्वल टू 45%। तो ये 5% से ये गया तो 9, तो R² इज इक्वल टू 9, तो R की वैल्यू कितनी आई 3।
ठीक है, अब क्वांटिटी 1 और 2 को सोल्व करें। पहले क्वांटिटी 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इफ यू हैड इन्वेस्टेड 30,000 एट R+3। तो 30,000 और R+3 का मतलब है 10%, तो 30,000 का 10% लोगे 3,000, नेक्स्ट ईयर लोगे 3,000 प्लस इसी का 10% 300, तो टोटल इंटरेस्ट बना 6,300। ठीक है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्वांटिटी 1 से आ गया 6,300। अब क्वांटिटी 2 पे, इफ रुपीज 8,000 आर की वैल्यू 3, 8,000 इंटू 3 24,000 is invested at the rate of 18% per annum simple interest, the interest received after 4 year। तो 18% इंटू 4 72% लेंगे इसका, वही बनेगा इंटरेस्ट 0। तो 24 2 जा 48, 4 24 7 जा 168 प्लस 4 172, तो ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आसान था, लेकिन वही है ना कि जिसने पढ़ के ही नहीं गया भाई पेपर में, तो वो तो ये आ गया ये आ गया, वो तो देख के ही दिमाग हिल जाना है। तो मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस और बढ़िया कंसेप्ट पे कमांड होके अगर आप पेपर में जाएंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 7:6। ए और बी इन दोनों की जो इनकम में रेशियो है दैट इज 7:6 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 10% लेस देन दैट ऑफ ए। जो एक्सपेंसेस हैं अगर इसका 10 है तो इसका 9 है, 10% लेस। द सेविंग ऑफ ए इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी। जो सेविंग है अगर बी की 3 है तो ये 1/3 मोर है, यानी 4 है। ठीक है भाई, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द इनकम ऑफ ए इज रुपीज 10,000 मोर देन दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अगर मैं कहूं कि ये 7x है, ये 6x है, ये 10y है, ये 9y है, तो कह रहा है कि इनकम ऑफ ए विच इज 7x इज 10,000 मोर देन दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ बी दैट इज 9y इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट कह रहा है द इनकम ऑफ बी इज 4,000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। इनकम ऑफ बी इज 6x, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 10y दैट इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करें, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 42x माइनस 54y दैट इज इक्वल टू 60,000। इस इक्वेशन को पूरी को 7 से कर दो, तभी तो x का कंपोनेंट इक्वल होगा। 42 माइनस 70y दैट इज 28,000। अब माइनस करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो यहां से बच गया कितना 16y दैट इज इक्वल टू 32,000। तो y की वैल्यू 2,000 आ गई, और अगर यहां पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू 4,000 आ जाएगी, क्योंकि 9 इंटू 2 18 28 बनेगा। ठीक है, तो अब यहां से देख सकते हो आप 7x की वैल्यू कितनी है 4,000, तो इनकम आ गई 28,000 और ये आ गई 24,000। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर 10y है, मतलब इसका आ गया 20,000 और इसका आ गया 18,000। तो इसकी सेविंग कितनी बची 6,000 और इसकी सेविंग बची 8,000, जो कि 4:3 में है। तो सारी चीजें सोल्व होगी। ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी। तो बी का एक्सपेंडिचर 18,000, सेविंग 6,000, तो ये डिफरेंस है 12,000। द टोटल इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ऑफ ए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ऑफ ए, टोटल इनकम 28,000। तो अगेन क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ two numbers A and B is 294 and B is 33 1/3% less than A, तो the value of this and this। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सिंपली एक रूल होता है, अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। ठीक है, अब दो नंबर है ए और बी, वो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज दिस, दैट इज इक्वल टू 294। ठीक है, और B इज 33 1/3% लेस देन A। 33 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, तो ये B है, ये A है, तो B इज 33 1/3% लेस देन A। तो अगर मैं कहूं कि ये 3x है तो ये 2x ही तो हुआ। ठीक है, तो यहां पे अगर वैल्यू पुट कर दें B और A की, तो 2x इंटू 3x दैट इज 294, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 294। तो ये 6 से जाएगा, 6 4 जा 24, 6 9 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो एक नंबर है 21 और एक नंबर है 14। ठीक है, तो a की वैल्यू 21, b की 14। तो अब हमें क्वांटिटी 1 और 2 निकालना है। तो क्वांटिटी 1 में फाइंड वैल्यू ऑफ दिस 7a स्क्वायर, a 21 का स्क्वायर 441 माइनस 15b, तो 15b 210, 15 इंटू 14 माइनस 607, तो ये बन गया 7 7 4 जा 28 और 230, और ये बन जाएगा 817। तो ये 072270। अब अगर यहां से देखें फाइंड एलसीएम ऑफ दिस, तो 6a माइनस 28, 6 इंटू 21 माइनस 28, 126 माइनस 28 तो 98, और 3b प्लस 1 तो 40 इंटू 3 42 प्लस 1 43, इन दोनों का एलसीएम। अब भाई जब ये प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होगा फिर? एलसीएम में तो कोई कॉमन मल्टीपल निकल के आए ना, ऐसा फैक्टर निकल ही नहीं रहा, तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो। तो 98 इंटू 43, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 2 38, तो ये आ गया 4 11, ये भी 11। तो मतलब ये क्वांटिटी 2 तो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी 1 से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, ये भी एक क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन तो थी इसमें बहुत सारी, बट आप कर सकते थे अगर आप चाहते तो। ठीक है, थ्री एट जा 24 टू 29, 4 8 32, 3 4 में 36 और 3 39, तो मतलब ये 42214 बन रहा है, मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं है, बट कैलकुलेशन तो ढंग से ही करनी चाहिए, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 17, अनमोल इन्वेस्टेड ₹2p plus 1500 in a bank, offer simple interest at 11.11% per annum। 2p plus 1500 और जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है दैट इज 11.11% पर एनम। आफ्टर 3 years ही विड्रॉज ऑल अमाउंट फ्रॉम बैंक। 3 year, तो भैया 3 year में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 33.33%, दैट मतलब 1/3। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड इन अ स्कीम विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 50%। अब ये पैसा लगाया, 1/3 का मतलब है कि 3 इंटरेस्ट है और 1 प्रिंसिपल था, तो टोटल अमाउंट 4/3 बन गया भाई। किसका? इसका। तो टोटल अमाउंट इतना बन गया उसका, और ये पैसा उसने स्कीम में डाल दिया। 1/3 तो इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल 1, तो 1 + 1/3 4/3 ऑफ इनिशियल अमाउंट, ये बन गया। ये पैसा उसने स्कीम में डाला, और यहां पे 50% पर एनम मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 50% का मतलब ये हुआ कि हर साल 1 + 1/2 3/2 हो जाता होगा हर साल, क्योंकि 1 इन्वेस्ट करें 1/2 इंटरेस्ट, 50% का मतलब 1/2, तो यानी कि अब यहां से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिलता है। और टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम आफ्टर 2 year इज दिस। अब यहां से अगर मैं बात करूं, इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे
ठीक है, तो आपका इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4/3 2p प्लस 1500, ये इसके बराबर आ जाएगा। अगर इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो माइनस कर दो 10.2p माइनस 1800। ठीक है, 10.2p माइनस 1800। या फिर इसका अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो बनेगा ना। टोटल अमाउंट बोला है ना हमने, ये माइनस क्यों करना फिर? बड़े लंबे क्वेश्चन है तो बहुत सोच समझ के दिमाग पूरा ठिकाने लगा के करना है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड है फ्रॉम स्कीम, इंटरेस्ट नहीं है, तो टोटल अमाउंट तो यही बना, फिर दैट इज इक्वल टू 10.2p माइनस 1800। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई। अब ये बन गया 8/3p इंटू ये बन गया 9/4 प्लस 4/3 इंटू 1500 इंटू 9/4, दैट इज 10.2p माइनस 1800। ठीक है, अब ये 4 से गया 2, ये 3 से गया 3, तो ये आ गया 6p। ये 4 से गया 4, 3 से गया 3, तो ये आ गया 4500। ये 10.2p माइनस 1800, ये उधर जाके माइनस होगा तो 4.2p, ये उधर जाके ऐड होगा तो 6300। तो p की वैल्यू 6300 डिवाइड बाई 4.2, डेसिमल के नाम का 10, तो 2 से गया 21, 2 से गया 5, 21 से गया 3, तो p की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, तो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू। पहली, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज दिस, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज दिस। ठीक है, अब यहां से ये देखो कि इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है। अगर टोटल अमाउंट ये है और इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक है, तो अगर यहां 1500 रख दूं तो 1500, 300 और ये 15,000, 0.2 यानी कि 1/5 300, 15 तो 15 300, 15 300 माइनस 1800, तो 0, 13 माइनस 8 गया 5, 4 माइनस 1 गया 3, 13,500 अमाउंट। और स्कीम में इन्वेस्ट ये है तो 4/3 इंटू 2p 3,000, 4500, तो 3 से गया 1500, तो 6000, तो इंटरेस्ट मिला 7500। और यहां से 5.2p इंटू 1500, तो 5 इंटू 1500 75, और 0.2p प्लस 300 माइनस 300, तो 7500। तो ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनमोल इन बैंक इज 4500। तो अमाउंट बैंक में 2p प्लस 1500 है, तो 2p 2 इंटू 1500 प्लस 1500, तो ये भी 4500 है, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इज p, तो 1/3 लगा था भाई, तो 4500 का 1/3 1500, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट है ये तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, जो राइट आंसर है दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे ही करेक्ट है, इज आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक नेक्स्ट डीआई आ गया आपके सामने। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आप बना पाते हो तो बढ़िया, अगर ना बना पाए तो फिर भाई समस्या है, क्योंकि ये वाला डीआई डुएबल है। अब यहाँ पे टोटल जो 3 डीआई थे, एक हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, ये वाला डीआई, तो ये वाला डीआई आप कर सकते थे, ये डुएबल था। और यहाँ पे ये वाला डीआई डुएबल नहीं था, ये आपको स्किप करना था, और यहाँ पे ये डीआई आप कर सकते थे।
ठीक है, तो इन दोनों डीआई में से एक डीआई भी आप सोल्व कर लेते तो 5 से 6 क्वेश्चन हो जाते, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा 3 4 5 क्वेश्चन और इजी थे पेपर के अंदर। तो बहुत जगह वैसे ही उलझते रहते हैं हम, वो नहीं उलझना है, बट हमें सोल्व करना है, करते हैं। देखो, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ orders received on branch X and Z of KFC which will delivered by 5 delivery men L, M, N, O and P. The table given below shows the ratio of order received by X, Y and Z. तो read the data carefully and answer the question given below. पहले तो यहां L, M और N में X, Y, Z का रेशियो बनाना है कि जो ऑर्डर हैं X, Y और Z वो कितने कितने हैं। ठीक है, वो रेशियो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि X, Y और Z। अब ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, डिलीवरी मैन एल ने 1 और 2, और यहां Y to Z है 3:5, तो यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, तो ये 3 और ये 6 और ये 10, तो यहां रेशियो हो गया 3:6:10। मतलब ये कॉमन एलिमेंट इक्वल कर लो, यहां Y है, यहां Y है, तो यहां 1, यहां 1, तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 2:1:3, यहां 1, यहां 1। ठीक है, तो ये बन गया 3:1:5। अब यहां देखोगे, यहां 1, यहां 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:3, और ये भी कितना 1, सॉरी। ठीक है, अब यहां 4 है, यहां 1 है, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां 3, 4 और यहां 4 से होगा तो 12, तो ये कंबाइंड रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू देखो कि एल ने डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच एक्स एंड जेड। ठीक है, अब यहां फिर से एक्स वाई जेड के असली वाले ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्स और जेड का डिफरेंस यहां दिया है ऑर्डर्स का, तो एल का डिफरेंस 700 है। अगर इसकी बात करूं एम का डिफरेंस, तो ये 640 है, नीचे है 40 से थोड़ा। एन का डिफरेंस 420 है भाई, और ये डिफरेंस थोड़ा सा 550 से अबव है, तो 560 है। जो भी बच्चे सोल्व भी कर रहे हैं उनको बता दूं, ये 540 है। ठीक है, अब एक्स और जेड का डिफरेंस अगर यहां देखें 3 और 7, 3 और 10, 7 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, तो ये ऑर्डर है 300, ये 600 और ये 1000। ठीक है, अब ये 640 है, तो ये 2 और 3 डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू 640, तो 2 की वैल्यू 1280 और 3 की वैल्यू 1920। ठीक है, ऑर्डर एक्स वाई जेड। फिर यहां 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 2 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 210, तो फिर 3 की वैल्यू 630, 5 की वैल्यू 1050। फिर यहां देखोगे 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, 2 की वैल्यू 560, 1 की वैल्यू कितनी 280, तो ये 280, 280 इंटू 3 840, और ये भी 840। फिर ये 3 और 12 का डिफरेंस 9 है, यहां डिफरेंस 540 है, तो 9 की वैल्यू 540, 1 की वैल्यू 60, तो 3 की वैल्यू 180, 4 की वैल्यू 240 और 12 की वैल्यू 720। ऐसे करके ये पूरा सोल्व होगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड के ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं, अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये डीआई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेंदी नहीं है, देखो लेंदी तो है, लेकिन डुएबल है, ये आराम से कर सकते थे आप। चलो देखो क्वेश्चन, इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय क्यू फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेज इज एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/2। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय क्यू फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज, क्यू, अब क्यू कहां है पता नहीं, the average number of order delivered by Q from all 3 branches is X. Find the value of 5x/2. ये तो क्वेश्चन में ही दिक्कत है क्या। The average number of order delivered by Q average number of orders delivered by Q from all 3 branches, all 3 branches मतलब
एक्स वाई एंड जेड इज एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/2। ये तो एक अलग ही चीज आ गई ना क्वेश्चन में। या तो क्यू की जगह ओ तो नहीं है, ये क्यू गलती से टाइप हो गया, ओ तो नहीं है ये, देखते हैं एक बार। अगर ओ का ले ले तो 840, 840, 280, 1680, 1880, 160, 1960, 1960 बाय, ये तो 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय क्यू। बत्तीस, 16, एक सेकेंड। ये एम है, क्यू नहीं है, ये एम है। ठीक है, ये क्यू की बजाय एम था भाई। ठीक है, एम है तो एम के ऑर्डर लेंगे तो 1280, 640 और 1920। 1280, 640 और 1920। 0, 8, 4, 12, 14, 1, 3, 6, 9 और 6, 15, 8 और 4, 12 तो 14, 1, 3, 6, 9 और 9, 18, 3840। तो इसकी जो एवरेज बनी 3840/3, ये एक्स की वैल्यू है। तो 3 से गया 1280। ठीक है, तो 5x/2 की वैल्यू 5 इंटू 1280/2, 2 से गया 640, तो ये 3200। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे याद है, तो मैंने तो ये पूरा पेपर ही बनाया है। ठीक है, तो मुझे ये ध्यान था कि आंसर 3200 आ रहा था इसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये गलती से क्यू टाइप, एक टाइपिंग एरर है, तो क्यू की बजाय ये एम था यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय पी ऑफ ब्रांच वाई। पी के ब्रांच वाई के जो ऑर्डर हैं दैट इज 240, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एम ऑफ ब्रांच एक्स। एम और ब्रांच एक्स के कितने ऑर्डर हैं? 1280। तो ये इससे कितना लेस है? 1040। तो 1040 1280 का कितने परसेंट होगा? 0। 4 से गया 32, 4 से गया 25, तो ये 4 से जाएगा 26, 4 से गया 8, अब फिर 2 से गया 4, 2 से गया 13, तो 75, 7, 325/4, तो 81.25%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर विच डिलीवर्ड बाय ओ ऑफ ब्रांच जेड इज ₹X। डिलीवर्ड बाय ओ, ओ के ऑर्डर क्या है? 840, 840, 280, 840 एक्स वाई जेड, 840, 840 और 280। अब वो कह रहा है कि टोटल डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर विच डिलीवर्ड बाय ओ ब्रांच जेड इज ₹X। ये एक्स है भाई। ठीक है, एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर विच डिलीवर्ड बाय एन ऑफ ब्रांच जेड, एन ऑफ ब्रांच जेड। अब एन के देखो भाई, एन के कितने हैं? 630, 210, 1050। 630, 210, 1050। ब्रांच जेड इज वाई, ये यहां पे वाई है।
ये ओ के ऑर्डर है, ये एन के ऑर्डर है. इफ द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ओ टू डिलीवर ऑर्डर फ्रॉम जेड to amount received by N to deliver order from Z is 1:6 and the total amount both received are 49,000. तो 49,000 को 1:6 में डिवाइड करेंगे तो 49,000, तो ये आ गया 7,000 और ये आ गया यहां पे 42,000. Then find delivery cost of each order which delivered by O branch Z and order which delivered by N of branch Z respectively. ठीक है. तो 280 अगर इसको इससे काट दे, ये 7,000 आया है और ये 14,000 आया है. अगर 280 डिलीवर हुए, डिलीवरी कॉस्ट एक्स है और टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इज दिस. तो टोटल ऑर्डर देख लो पहले. तो टोटल ऑर्डर अगर 280 है और डिलीवरी कॉस्ट है एक्स, तो 280 इंटू एक्स डिवाइड बाय 1050 इंटू वाई, दैट इज इन द रेशियो 1:6. डिलीवरी कॉस्ट है ना ये, तो ये डिलीवरी कॉस्ट का ही रेशियो देख लो ना पहले. तो x बाई वाई दैट इज 1/6 इंटू 1050 बाई 280. तो 0 से 0, अब 3 से कटेगा 35, 3 से कटेगा 2, 5 7 से कटेगा 5, 7 से कटेगा 4, तो 5:8. तो मैं कहूं कि ये डिलीवरी कॉस्ट 5A है, ये 8A है. ठीक है, ये 5A है और ये 8A है. तो यहाँ टोटल ऑर्डर 280 डिलीवर हुए हैं, तो डिलीवरी कॉस्ट 5A प्लस यहाँ 1050 है, इसकी डिलीवरी कॉस्ट 8A और टोटल अमाउंट बन गया 49,000. तो ये बन गया 1400A प्लस ये बनेगा 0 40 8400A, दैट इज इक्वल टू 49,000. तो A की वैल्यू आ गई 49,000 बाय 9800. तो 20 और 49 10, ये गया 2 से यानी 5. A की वैल्यू आ गई 5. तो यहां पे डिलीवरी कॉस्ट 25 और यहां पे कितना है 40. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट. ठीक है, तो पहले तो ये देख लो कि 280 ऑर्डर हुए और अगर डिलीवरी कॉस्ट एक्स है, तो डिलीवरी कॉस्ट एक्स है, तो ये डिलीवरी का जो ऑर्डर है अमाउंट रिसीव्ड, डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम जेड अमाउंट रिसीव्ड बाय एन टू डिलीवरी ऑर्डर, ये इस रेशियो में है. ठीक है, तो अगर 280 ऑर्डर है और डिलीवरी कॉस्ट एक्स है, 1050 ऑर्डर है, डिलीवरी कॉस्ट एक्स है और ये 1:6 में है, तो पहले ये देख लो कि डिलीवरी कॉस्ट कितनी है. तो ये 5A और ये 8A, 5:8 में है, तो 5A 8A और फिर टोटल कॉस्ट के साथ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है यार. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय एल एंड पी फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेस. ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एल एंड पी फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेस. एल के टोटल कितने हैं भाई? एल के टोटल है 300 600 1000, तो 1900. और पी के टोटल कितने हैं? ये पी के टोटल है 180 240 720, तो ये 900 टू 1140. 1140 इसमें से माइनस करेंगे तो 760. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई टू मेल्स एंड फीमेल इज दिस. एन से ब्रांच वाई, एन से ब्रांच वाई के कितने ऑर्डर हुए हैं भाई? एन से ब्रांच वाई के 210 ऑर्डर है, 210. अब इसमें मेल और फीमेल का रेशियो है 5:2. तो 5 + 2 7, 7 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू 30, तो ये 60 और ये 150. ठीक है,
while the ratio of ordered delivered by O from all three branches to male and female is 7:3. all थ्री ब्रांचेज में मेल और फीमेल का जो रेशियो है 7:3 है. तो फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई टू मेल्स. तो ये तो हो गया 150. एंड ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ओ फ्रॉम ऑल थ्री ब्रांचेस टू फीमेल. चलो ओके देखो भाई फिर 840 840 280. 840 एक्स से है, 840 वाई से है और 280 जेड से है और 7:3 है. तो यहां से मेल कितने हो गए 7 + 10 10. 1 की वैल्यू 84 तो 7 × 84 और यहां से भी 7 × 84 तो 14 × 84 हो गए. 7 × 4 28 2 56 588. तो यहां से भी 588. यहां से 7 × 28 तो 7 8 जा 56 5 7 2 जा 14 और 5 19 और ये 150 यहां से. तो सब बन के 8 8 14 6 20 2 + 8 10 18 और 9 27 और 5 32 3 4 5 और 15. तो 1520 बन रहा है. पर अपना इतना तो नहीं आ रहा. ओहो उल्टा ले लिया ना, फीमेल है, हमने मेल ले लिया. चलो फीमेल कितनी बचेंगी यहां से 840 - 588. 10 - 8 गया 2, फिर 13 - 8 गया 5, 7 - 5 गया 2. तो 252 252 ये हमने मेल ले लिए थे. ये 196 इसमें से माइनस करोगे तो 180 नहीं सॉरी 84 ओनली और ये 150. तो 2 + 2 4 + 4 8 5 + 5 10 15 और 8 23 2 2 6 + 1 7 38. ये ऑप्शन नंबर डी. ठीक है भाई, लंबी मतलब कैलकुलेशन है तो जाहिर है थोड़ी बहुत एरर थोड़ा बहुत चीजें बन सकती है. तो इतना बहुत वो मत सोचना कि छोटा मोटा. एक जब कोई सामने नहीं हो ना, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ा होता है ऐसा, सामने हो तो थोड़ा सचेत रहता है आदमी फिर भी. ठीक है चलो नेक्स्ट 23. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ब्रांच एक्स फ्रॉम डिलीवरी मैन एल एम एन एंड पी टू द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ब्रांच वाई फ्रॉम द सेम डिलीवरी मैन. ठीक है ब्रांच एक्स और ब्रांच वाई के टोटल ऑर्डर. ठीक है अब ब्रांच एक्स के टोटल ऑर्डर ये है 300 1280 630. ये कितना बनेगा भाई 300 1200 1500 2100 2900 3000 120 150 230 तो 3230. एक्स और जेड है ना, बस एक्स और वाई है 3230. इतना भी देख लिया करो 323 यही दिख रहा है, यही राइट आंसर होगा. ठीक है मतलब जल्दी से दूसरा कैलकुलेट नहीं भी कर पा रहे हो कर भी लेंगे. यहां देखो 600 600 1200 1400 1400 22 24 24 और ये 130 24 और 130 2530. तो 0 से 0 कैंसल, यही बनेगा. ठीक है तो आराम से बनाया जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत थी बस. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. अब ये सवाल आसान थे. नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे और तीनों मतलब टाइम टेकिंग थे बट इतने मुश्किल नहीं थे. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म. ठीक है रॉन्ग टर्म बतानी है इन द फॉलोइंग सीरीज. अब देखो 2 डिजिट से स्टार्ट हो गए यहां पहुंच गया तो लॉजिक तो पक्का मल्टीप्लीकेशन पे है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पे क्या है. अब मैं इसको देखूं तो ये इसके लगभग 5 प्रोडक्ट 5 से ही होगी. 235 हो सकता है +5 हुआ हो. अब ये देखें तो ये इसका इंटू 6 1440 + 6 बिल्कुल सही है. अभी तक तो सही लॉजिक जा रहा है. अगर यहां देखें तो इंटू 7 7 6 जा 42 7 4 जा 28 और 2 30 तो 3 और 101 और +7 कर दें 7 6 42 4 28 4 32 3 ये बनेगा. तो ये बन रहा है 10129 और यहां दिया है 10120. अब एक बार और क्रॉस चेक कर लो इंटू 8 + 8 तो 8 9 जा 72 8 2 जा 16 और 7 23
8, दोबारा से करो, 8 9 जा 72, 7, 8 दूनी 16 7 23, 2 कैरी हो गया, 8 1 8 और 2 10, 0। 8 9 जा 72, 7, 8 दूनी 16 7 23, 2, 8 1 8 और 2 10 और 8 और +8 करेंगे तो यही बन रहा है 8G1040। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो 10120 था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 25, यहां भी लॉजिक सेम लग रहा है। ठीक है, आप सिंगल डिजिट से शुरू होके टू डिजिट कितनी बड़ी संख्या पे चले गए। तो अगर ये देखें तो ये कितना हो रहा है, *7। ये देखें तो *8 तो हो नहीं रहा, *6 भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है मिडल में भी हो, *6.5, 84 और 791, बिल्कुल सही है। ये *6 करें तो बिल्कुल सही है, तो ये इंटू कितना होगा, 5.5। ठीक है, तो 5 6 30, 2730 और इसका आधा करेंगे तो 273, तो 3030, बिल्कुल सही है। इंटू 5 करें तो 5 3 जा 15, 0015, सॉरी 10, ये गलत है भाई। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब यहां पे क्या लॉजिक यूज होगा ये आपको देखना है। ठीक है, अब कुछ ये भी केस तो मल्टीप्लीकेशन का ही लग रहा है। ठीक है, बट पता नहीं क्या यूज होगा। अगर इंटू 7 करें 175 + 12, और अगर यहां इंटू 6 करें तो इंटू 6 तो बन ही नहीं रहा है। इंटू 6 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर यहां देखें तो ये इंटू 4 है, इसका यहां से थोड़ा आइडिया लग रहा है। ये इंटू 3 है, ये इसका डबल है, और ये इंटू 1 ही है, तो ये इंटू 1 है तो +12 हुआ। ये अगर इंटू 2 है तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11 19 106, तो +11 हुआ। ये हो सकता है भाई। तो ये इंटू 3 हुआ है तो 3 3 8 जा 24, तो +10 क्योंकि लास्ट में 43 आया। ये इंटू 4 हुआ है तो 4 3 जा 12 +9, तो ये 4 3, तो ये इंटू यहां इंटू 5 हुआ होगा, और यहां इंटू 6, और अगर ये 11 12 10 9, तो यहां +8 हुआ होगा, यहां +7। ठीक है, तो गड़बड़ 25 छिका 150, 7 तो यहीं पे है 157। इंटू 5 करेंगे तो ये बनेगा 785 और +8, बिल्कुल सही है। तो यहीं पे गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 187 यहां पे रॉन्ग है भाई, तो ये 187 यहां पे नहीं होना चाहिए था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब 2-3 क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क भी छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में मुझसे ही मेहनत करवाओगे, थोड़ी तो आपको भी ट्राई करनी चाहिए। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन हम लोग होमवर्क रखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या है। द मंथली इनकम ऑफ क्यू इज 33.33% लेस देन दैट ऑफ पी। मंथली इनकम ऑफ क्यू, ठीक है, इज 33 पर लेस देन पी। तो इनकम की अगर बात है तो अगर ये 3 होगा तो 1 लेस, तो मतलब ये 2 होगा। एंड बोथ स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन फूड, फूड पे दोनों इक्वल अमाउंट स्पेंड करते हैं। पी स्पेंड 40% ऑफ द इनकम ऑन फूड, पी 40%, तो इसका 40% हुआ 1.2, तो ये भी 1.2 लगाता है। एंड अमाउंट स्पेंड बाय क्यू ऑन शॉपिंग इज 0.25, शॉपिंग पे 0.25 वाई टाइम्स द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। तो Q यहां कितना लगाया 1/2, और इसका इंटू 0.25 वाई इसने शॉपिंग पे लगा दिया Q ने। P and Q spend their monthly income of shopping and food only.
द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय पी is rupees 10800 more than the amount spent by on shopping by Q. ठीक है, ये जो है ये इससे ज्यादा है, ठीक है, 10800 more. If 50% of the remaining monthly income of P is spent on shopping, then find the monthly income of P. मतलब इतने ये 2 और 3 तो हमने लिया है ना, अब एग्जैक्टली तो कुछ भी गिवन नहीं है ना नंबर, ये गिवन है, बट यहां पे जो ये वैल्यू दी गई है ये भी उसमें है, तो मतलब नहीं बन पाएगा ये। तो जो राइट आंसर था यहां पे वो था कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसको मैं 2a 3a ले लूंगा तो ये भी 1/2 है, दो वेरिएबल हो जाएंगे, सोल्व तो कहीं से होगा ही नहीं ना ये। अगर दो वेरिएबल है तो दो वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसलिए जो यहां पे राइट आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, मैं आप सभी को, आप इस पे कमेंट करिएगा, मैं आपके आंसर में पिन कर दूंगा यहां, ठीक है। ये 28 होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, और 29 और 30 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आमतौर पे अगर मैं बात करूं पेपर में ये तीनों क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं, समझ रहे हो ना, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बट आपको ट्राई करने हैं, देखते हैं कि आपका क्वांट कितना अच्छा, आपकी तैयारी कैसी है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना, मैं कमेंट में ही आपके रिप्लाई करूंगा, सबके सारे कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि किसका सही है किसका गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब कंक्लूड कर देते हैं पूरे पेपर को। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर 30 क्वेश्चन है और 25 मिनट्स है, ठीक है, तो इन 25 मिनट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 12 मिनट्स और 13 मिनट, ठीक है। इस पेपर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हमारे आप इस पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। अब 12 मिनट और 13 मिनट मैंने कहा कि यहां डीआई मत करो, ठीक है, यहां कोई भी डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन मत करो, ठीक है। अब इसमें पूरे पेपर को देखूं तो यहां पे जो पहले 12 मिनट में किए जा सकने वाले क्वेश्चन थे वो क्या थे आपके, देखो सबसे पहला यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते थे, ये ज्यादा लेंथी नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आप देखोगे ये दो क्वेश्चन भी डुएबल थे, 13 और 14, ठीक है, 13 14 15, 7 13 14 15, ठीक है, और 16, 7 13 14 15 16, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 24 25 26, ठीक है। तो यहां पे जब आप कर रहे थे इस 12 मिनट में, तो इस पेपर में 7 13 14 15 16 24 25 26 इतने क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इन 8 में से सपोज एक आध और भी नहीं बना पाते, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए वो तो छोड़ ही दिए, अब ये 8 क्वेश्चन आप अगर इस 12 मिनट में बना लेते और जो कि बहुत आराम से बन जाते तो भी आपकी कट ऑफ निकल रही थी, बताओ। और इसके बाद फिर आप एक डीआई सोल्व कर लेते, या तो ये वाला डीआई बना सकते थे आप 18 से 23, या फिर ये डीआई बना सकते थे आप 8 से 12, नहीं सॉरी ये नहीं बना सकते थे, ये 1 से 6, ठीक है। तो 1 से 6 और 23 से 18 से 23, 1 से 6 18 से 23 में से इनमें से एनी वन आप सोल्व कर सकते थे और 13 मिनट में हो सकता था। और अगर आप एक भी सोल्व कर लेते तो 5 क्वेश्चन यहां से बन जाते और 5-6 क्वेश्चन यहां से, तो आप 10-11 नंबर इसमें स्कोर कर सकते थे। लेकिन इन चीजों को छोड़ना पड़ता आपको, ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को मत छुओ, इस क्वेश्चन को मत छुओ, इस क्वेश्चन को मत छुओ, कितने क्वेश्चन है जो आप देखते स्किप कर सकते थे, मतलब आपको अननेसेसरी इन पे टाइम ही नहीं वेस्ट करना था। ये डीआई आप देखते स्किप कर दो, है ना।
तो मतलब ये स्ट्रेटेजी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, तभी आ जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, जो चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं ये आप हमारे फ्री कोर्स से भी सीख सकते हो, जिसका आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे। इस फ्री कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उस पे जाकर के एनरोल करिए, जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में कि हमने क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका सब कुछ। ठीक है, तो आप ये फ्री कोर्स में एक बार जरूर इनरोल कर लें। और इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा edutap.in। edutap.in पे जब आप जाते हो, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज आएगा। तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में आपको ये देखो, ठीक है, आरबीआई ग्रेड ए और बी दोनों की बात होगी यहाँ। ठीक है, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की बात नहीं हो रही, आरबीआई ग्रेड ए आता है या बी आता है, दोनों कोर्सेज की बात हो रही है। तो आरबीआई ग्रेड ए बी, आप ये टेस्ट सीरीज है हमारी, ये सिल्वर कोर्स है हमारा। सिल्वर कोर्स में फेज 2 और इंटरव्यू होता है, और ये गोल्ड कोर्स है जिसमें फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू सब कुछ होता है। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड ए बी दोनों के लिए आप ये कोर्स भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और फ्री कोर्स में भी इनरोल करके आप जान सकते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि मुझे किस कोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बस आज की इस वीडियो में हमने करना था भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी ना, एक कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है यार सोल्व करने में, बहुत लंबा वक्त गया है। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो बनानी, सहजता के साथ हर चीज समझाना, स्ट्रेटेजी, तो बड़ा मुश्किल काम है। एक कमेंट आप लोगों से मैं चाहूंगा, और होमवर्क क्वेश्चन के आंसर तो पक्का टाइप करने हैं सबको। ठीक है, चलो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।